फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो या फिर इंसुलेशन जो है किस किस फैक्टर से प्रभावित होता है। ठीक है, तो हम लोग जो देखते हैं सबसे पहला फैक्टर है एंगल ऑफ सन रेज, कि सन रेज का जो एंगल है वो कैसे प्रभावित करता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने जो छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट से समझाऊंगा। उससे मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी, 100% समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ आंकड़ों पर ध्यान देते हैं और उसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो एंगल ऑफ द सन रेज वो कैसे प्रभावित करता है। तो हम लोग देखते हैं कि एंगल ऑफ द सन रेज जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है ऑब्लिक। वर्टिकल का मतलब क्या है? वर्टिकल मतलब है कि सूर्य का जो सीधा प्रकाश कहा जा रहा है, सूर्य का सीधा प्रकाश। तो ये देखिए, सूर्य का जो सीधा प्रकाश है वो यहाँ पे पृथ्वी पे किसी एक पॉइंट पे पड़ रहा है, और दूसरा एक प्रकाश जो पड़ रहा है सूर्य का वो है ऑब्लिक रेस। ऑब्लिक रेस मतलब कि सूर्य का सीधा ना जाके वो तिरछा जा रहा है। ठीक है, तो सूर्य का जो सीधा प्रकाश होता है उसको क्या होता है कि कम दूरी तय करना पड़ता है। बस यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया तो क्या हुआ, वो जो रिफ्लेक्शन है उसका डिफ्यूज़न है वो बहुत कम होगा। तो क्या हुआ कि इसको कम दूरी तय करने के कारण इसमें रिफ्लेक्शन डिफ्यूज़न सारा चीज़ बहुत कम होता है, और इसको एटमॉस्फेयर को कम भेजना होता है। देखिए, एटमॉस्फेयर में जैसे ही सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, प्रवेश करने के साथ साथ जो है उसका डिफ्यूज़न, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, मतलब कहने का मतलब है उसका रिफ्लेक्ट होना, बाहर स्पेस में उसका रिफ्लेक्ट होना जो है, इसको रिटर्न करना, ये कार्य शुरू हो जाता है। क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर, एरोसोल्स एंड डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, ये सभी होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश जाता है उन सभी से टकराता है और टकरा के वापस आ जाता है। तो इसीलिए कि एटमॉस्फेयर को जितना कम जो है सामना करना पड़ता है, जितने कम एटमॉस्फेयर को सामना करना पड़ेगा, इंसोलेशन उतना ज़्यादा मिलेगा अर्थ सरफेस को, और जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर को सामना करना पड़ेगा उतना कम इंसोलेशन मिलेगा। तो एक तो क्या है कि सूर्य के ये जो प्रकाश है, जो वर्टिकल रे है, उसको ऑब्लिक रे की तुलना में कम दूरी तय करना पड़ता है, और उसके साथ ही साथ उसको एटमॉस्फेयर का भी कम सामना करना पड़ता है कंपेयर टू द ऑब्लिक रेज। ऑब्लिक रे क्या है कि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी तय करना है, तो ज़्यादा दूरी तय करना है, इससे उसका रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, उसका जो इफेक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ उसको एटमॉस्फेयर को भी ज़्यादा भेजना होता है, एटमॉस्फेयर का भी ज़्यादा मोटे लेयर को सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लेके उसको यहाँ तक का इतने मोटे लेयर का सामना करना पड़ता है। जबकि एटमॉस्फेयर के वर्टिकल को बस इतना ही एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ा, लेकिन इसको क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सामना करना पड़ा, जिससे क्या हुआ कि इसका मैक्सिमम जो प्रकाश है वो क्या हुआ, डिफ्यूज़ हो गया या फिर रिफ्लेक्ट हो गया, वो दूसरे डायरेक्शन में स्पेस में वापस से रिटर्न हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बहुत कम मात्रा में इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँच पाता है। और दूसरा एक और चीज़ है कि ये जो रे है, जो वर्टिकल रे है, वो क्या होता है, एक तो ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है सरफेस पे, और उसके साथ ही साथ वो कम दूरी में ही फैलता है। देखिए, यहाँ से लेके इतना दूरी में ही वो फैला, तो क्या होगा कि वो तो ज़्यादा मात्रा में वो इंसुलेशन पहुँचा है, और उसके साथ ही साथ वो कम दूरी में फैला है, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा गर्मी प्रदान करेगा। लेकिन इसके अपोजिट में जो ऑब्लिक रे है वो क्या है कि वो ज़्यादा दूरी पर भी फैला है। वो क्योंकि ऑब्लिक है, वो ज़्यादा दूरी में फैला है। एक तो पहले ही इसमें इंसुलेशन कम था, इसमें प्रकाश की जो किरणें थी, रेडिएशन था वो कम था, क्योंकि मैक्सिमम तो उसका रिफ्लेक्ट हो गया, और उसके साथ ही साथ ये ज़्यादा दूरी तक फैल भी गया। इससे क्या होता है कि ये जो है कम इफेक्टिव हो जाता है, ये कम टेम्परेचर में चेंज लाता है, और ये ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, ये कम गर्मी पैदा करता है, क्योंकि इसमें कम रेडिएशन होता है। ये मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो गया होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि सन का एंगल, और ये एंगल कैसे पृथ्वी पर प्रभावित करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं, अभी जो है गर्मी का महीना है, और हमारे यहाँ पे अभी समर सोलिस्टिक आने वाला है 21 जून को। 21 जून को क्या होगा, 21 जून को जो है वो सन का जो वर्टिकल रे है, सूर्य का जो सीधी किरणें हैं, वो होगा कर्क रेखा पे एकदम सीधा चमकेगा। कर्क रेखा कौन सा रेखा है? कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थन जो है लैटिट्यूड को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। नॉर्थ में मतलब कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इस कर्क रेखा पे जो है सूर्य का सीधा किरण पड़ेगा। यह कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसीलिए क्या होगा, जब ये इसका सीधा किरण पहुंचेगा तो क्या होगा कि अभी जैसे हम लोग समझें कि सीधा किरण जो है ज़्यादा इंसुलेशन देता है, ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, इसीलिए हमारे भारत में और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पूरे अभी गर्मी का मौसम होगा।
जैसे ही 21 तारीख को सूर्य का किरण सीधा पड़ जाएगा, उसके बाद से वो क्या होगा, सूर्य का किरण धीरे धीरे नीचे की उतरता है। तो क्या होता है कि सूर्य का जो किरण है वो हाईएस्ट सीधा किरण जो 21 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर से लेके 23.5 डिग्री साउथ में जो मकर रेखा है वहीं तक सूर्य का सीधा किरण वहीं तक पहुंचता है। इन्हीं दोनों के बीच में सूर्य का किरण जो है विचरण करते रहता है। तो क्या होगा कि जब वो समर सोलिस्टिक के दिन मतलब 21 जून के दिन जब वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे चमक लेगा, उसके बाद से वो धीरे धीरे रिटर्न आने लगेगा। तो देखिए मई और जून के बाद जुलाई और अगस्त के महीने तक जो है वो क्या होगा कि वो यहाँ से अब नीचे की ओर आके यहाँ तक आ जाएगा, और वो जो है 23 सितंबर तक आते आते वो 0 डिग्री पे जो है वर्टिकल चमकने लगता है, 0 डिग्री पे। और उसके बाद भी वो और नीचे की ओर जाते रहता है, क्योंकि उसको कहाँ तक जाना है, मकर रेखा तक जाना है। उसके बाद भी वो धीरे धीरे आते रहता है, ये है 0 डिग्री, और उसके 0 डिग्री के भी नीचे तक वो स्थानांतरित हो गया है, अब यहाँ तक आ गया है। और फिर जो है वो डायरेक्ट 22 दिसंबर को, जिसको विंटर सोलिस्टिक कहते हैं, उस दिन जो है वो आ जाएगा कहाँ पे, 23.5 डिग्री साउथ या मकर रेखा पे वो सीधा चमकने लगेगा। और उस दिन जो है जैसे वो सीधा चमक रहा है यहाँ पे, तो देखिए उसका अब तिरछा किरण जो कहाँ पड़ रहा है, उसका तिरछा किरण पड़ रहा है अभी 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब कि कर्क रेखा पे, और इक्वेटर के ऊपर जो है उसका तिरछा किरण पड़ रहा है। इसीलिए क्या होता है कि तिरछा किरण क्योंकि कम गर्मी प्रदान करता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो डिफ्यूज़ हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए क्या होता है कि उसमें कम गर्मी होने के कारण दिसंबर के महीने में नॉर्थन हेमिस्फीयर में ठंडा का महीना होता है। जैसे हमारे भी यहाँ दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना क्या होता है, ठंडे का महीना होता है भारत में भी, क्योंकि भारत कहाँ पे है, भारत में यहाँ पे है 23.5 डिग्री पे मकर कर्क रेखा पे। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे अभी ठंडे का महीना होगा। तो क्या होता है कि सूर्य का किरण नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 तारीख को सीधा चमकता है, या फिर मार्च के बाद से जो है मार्च 21 मार्च को जो है सूर्य का किरण 0 डिग्री पर सीधा चमकता है, और उसके बाद से वो जो है लगातार ऊपर की ओर आने लगता है। तो इसलिए देखिएगा मार्च के बाद से जो है हमारे यहाँ गर्मी बढ़ने लगती है। तो 21 मार्च को सूर्य का किरण सीधा चमकता है इक्वेटर पे 0 डिग्री पे, और उसके बाद से धीरे धीरे सूर्य का किरण आगे बढ़ता हुआ जो है तेज होता हुआ वो पहुंचता है डायरेक्ट 21 जून को कर्क रेखा पे जब वो जो है सीधा चमक लेता है, तब तक जो है गर्मी अपने चरम में पहुंच जाती है, और उसके बाद से धीरे धीरे जो है वो नीचे उतरता है। लेकिन वो धीरे धीरे नीचे उतरता है, इसीलिए गर्मी तुरंत खत्म नहीं होती है, और ये गर्मी जो है खत्म होगी जाके लगभग 23 सितंबर तक, जब 23 सितंबर को सूर्य का सीधा किरण जो है 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा। अभी भी गर्मी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी भी जो है सूर्य का जो सीधा किरण है वो 0 डिग्री पे है, और 23 डिग्री जो है उससे बहुत दूर नहीं है। तो सूर्य का जो है बहुत ज़्यादा तिरछा किरण तो नहीं पहुंच रहा है यहाँ पे, लगभग जो है 60 डिग्री वाला किरण यहाँ पे पहुंच रहा है, 50 से 60 डिग्री वाला किरण। लेकिन जब सूर्य का किरण 23 डिग्री पे पहुंच जाता है, तो सूर्य का जो सीधा किरण 23 डिग्री पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री वाला सूर्य का किरण जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर पहुँचता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में इंसोलेशन होता है, बहुत कम मात्रा में गर्मी होती है, और इसीलिए ये भाग ठंडा पड़ जाता है, और उस समय यहाँ पे ठंडा का मौसम हो जाता है, जबकि उस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ अफ्रीका में गर्मी पड़ रही होती है, और उसी समय भारत के भारत जो है जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे ठंडा पड़ रहा होता है। तो इस तरह से जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी पड़ती है उस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडा पड़ता है, जब साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडा पड़ता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही है, तो उस समय क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडा पड़ेगा। क्यों? साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है अभी सूर्य का जो तिरछा किरण है वो तिरछा किरण सूर्य का यहाँ पहुँचेगा, इसलिए क्या होगा कि उस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडा का मौसम होगा। इस तरह से हम लोग समझे कि एंगल ऑफ द सन जो है किस तरह से जो है प्रभावित करता है। 21 जून को 23.5 डिग्री पे, उसके बाद से धीरे धीरे नीचे उतरेगा और 0 डिग्री पे 23 सितंबर को, फिर उसके और नीचे उतरेगा और 22 दिसंबर को जो है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा पे, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे ऊपर की उठने लगता है, और ऊपर उठ के कहाँ तक जाएगा, 0 डिग्री पे। देखिए अब ये 23.5 डिग्री से ऊपर उठ के बीच में आ गया है यहाँ पर। ये महीना होगा आपका फरवरी का महीना या जनवरी फरवरी का महीना उस समय, और मार्च के महीने में वो 0 डिग्री पे फिर से ऊपर चमकेगा, फिर और ऊपर की ओर जाएगा। तो इस तरह से सूर्य का जो किरण है वो जो है जून में मतलब कि आपका कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ऊपर नीचे की ओर गुजरते रहता है, और इस तरह से वो
कभी गर्मी और कभी ठंडा लाते रहता है। तो जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का समय होगा, उस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडा का समय होगा। उसके बाद से देखते हैं लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग जो प्रैक्टिकल वाला जो चीज़ें हैं, जो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट में बहुत बेहतरीन समझ में आएगी। तो उसको देखिएगा कुछ देर बाद, वो बहुत अच्छा समझ में आएगा उसमें। लेंथ ऑफ द डे कैसे प्रभावित होता है कि दिन का